अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की बीच रोड पर पुलिस कस्टडी में 3 हत्यारे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दोनों की हत्या कर देते हैं। पुलिस सिर्फ मुंह देखती रह जाती है और दोनों की हत्या हो जाती है। लेकिन उसके बाद पुलिस तीनों कातिलों से पूछताछ करती है कि उन्होंने हत्या क्यों की। तो वो बोलते हैं कि हम अतीक से ज़्यादा बड़े डॉन बनना चाहते थे, इस वजह से हमने हत्या की। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। पुलिस अभी छानबीन कर रही थी, लेकिन पुलिस जब तीनों को 14 दिन की हिरासत में ले लेती है तो उन तीनों को वहीं प्रयागराज की नैनी जेल में पहुंचाया जाता है, जहां पर अतीक अहमद का बेटा अली मौजूद था। और जब अली उन तीनों हत्यारों को देखता है जिसने उसके पिता और चाचा की हत्या की थी, तो वो जेल के अंदर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। और वो उन तीनों के खून का प्यासा हो चुका था। उसके साथ में उसके और भी ज़्यादा गुर्गे थे। लेकिन फिर वहाँ पर क्या होता है उस जेल के अंदर, ये जो पूरी कहानी है वो जानकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के अंदर जब उमेशपाल हत्याकांड होता है तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यह हत्याकांड कहाँ लेकर पहुँचेगा। सबको लगता है यह हत्याकांड हुआ है, पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ ही दिन के बाद पुलिस को पता चलता है कि ये जो हत्याकांड हुआ है इसका मुख्य आरोपी अतीक अहमद का बेटा असद है और उसने ही अपनी मां के साथ इस प्लानिंग को अंजाम दिया है। पुलिस असद को ढूंढने में लग जाती है और झांसी में मुठभेड़ होती है असद की, और असद और उसके साथी शूटर को दोनों की पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर कर देती है। ये बात जब अतीक अहमद को पता चलती है तो अतीक अहमद दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। कोर्ट में ही वो बैठ जाता है ज़मीन पर अपने सर को पकड़कर, क्योंकि उसके बेटे के एनकाउंटर हो चुका था। अब पुलिस कोर्ट से अतीक अहमद को हिरासत में मांगती है, पूछताछ के लिए 4 दिन की हिरासत में लेती है। और हिरासत में लेने के बाद प्रयागराज में ही उससे पूछताछ की जा रही थी। वहीं 15 अप्रैल को जब अतीक अहमद की थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है तो उसको मेडिकल परीक्षण के लिए उसके भाई के साथ, अशरफ के साथ उसको लाया जा रहा था कि वहाँ पर अचानक से 3 शूटर आते हैं। वो अतीक अहमद और उसके भाई के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर देते हैं। ये खबर जब वहाँ अतीक अहमद के बेटे अली के पास पहुँचती है, जो प्रयागराज की जेल में मौजूद था, तो वो टूट जाता है, वो रोने लगता है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही उसके भाई असद का एनकाउंटर हुआ था और दो दिन गुजरने के बाद ही उसके पिता और उसके चाचा की भी हत्या हो गई। तो वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। दूसरी तरफ जब उसके अतीक अहमद के सबसे बड़े बेटे को ये बात पता चलती है, जो लखनऊ की जेल में बंद है, जिसका नाम उमर है, तो वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। दोनों का हाल बहुत बुरा था। वहीं पुलिस कातिलों से पूछताछ करने के बाद जब उनको प्रयागराज की नैनी जेल में ले जाती है, जहाँ पर अतीक अहमद का बेटा अली मौजूद था, तो वो पहले से ही इंतज़ार में था कि मेरे पिता के तीनों कातिल आएंगे और मैं उनको यहीं पर मौत के घाट उतार दूंगा। इसी प्लानिंग में था, क्योंकि अली के साथ वहाँ उसके और भी गुर्गे और भी उसके जो साथी थे वहाँ मौजूद थे। क्योंकि जितने भी लोग जो प्रयागराज में घटनाएं करते हैं, जो भी असद के और अतीक अहमद के साथी थे, उनको उसी जेल में पहुंचाया जाता था। तो अतीक के साथ उसके और भी गुर्गे थे, सारे लोगों ने प्लानिंग कर ली थी। और जैसे ही वो तीनों कातिल जब वहाँ पर पहुँचते हैं जेल के अंदर, तो अतीक अहमद का बेटा अली चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मैं तुम तीनों को जान से मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। वहीं पुलिस फ़ौरन एक फोर्स बुलवाती है, वो उन तीनों को बहुत सेफ्टी के साथ अलग रखती है। अली को अलग रखा जाता है, उसको अलग, गुर्गों को अलग रखा जाता है। लेकिन पुलिस को अंदाज़ा था कि यहाँ पर कोई ना कोई गैंगवार ज़रूर होगा और हो सकता है जो तीनों हत्यारे हैं उनकी जान चली जाए। वहीं वो तीनों हत्यारे जो कपकपा भी रहे थे, जो बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे, जैसे वो उस टाइम पर अतीक अहमद के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे, वो वैसे नहीं थे। वो आम लड़के थे। जेल जाने के बाद पुलिस के सामने वो हाथ जोड़कर बैठे हुए थे। जो लवनेश तिवारी है वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ था। और जब वो उसी जेल में मौजूद थे तो उनको अपनी जान का खतरा होता है। वो पुलिस से बोलते हैं कि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। पुलिस के बड़े अधिकारियों तक ये बात पहुंचती है और उनकी सेफ्टी को देखते हुए उन तीनों को फौरन सोमवार को वहां से निकाला जाता है और प्रतापगढ़ की जेल में लेकर पहुंचते हैं। लेकिन अतीक का बेटा सिर्फ यही बोल रहा था कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लूँगा, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इन सब से बदला ले लूँगा। वहीं कुछ ही देर के बाद बाहर ये खबर आ जाती है कि अतीक के बेटे ने खुद को घायल कर लिया है, अपना सर दीवार से मार दिया है, वो खून उसके सर से बह रहा है, उसने अपनी जान देने की कोशिश की है। लेकिन जब पुलिस
पुलिस से पूछा जाता है, जेलर से पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है वो यही बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल ठीक है, बस उसने खाना पीना नहीं खाया है, सिर्फ सहरी में थोड़ा बहुत पानी पिया था, वो रोज़े बराबर रख रहा है और उसके बाद वो किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुमसुम है, बस सिर्फ तभी चिल्लाया था जब उसको खबर मिली थी कि उसके पिता की हत्या हुई है, उसके भाई की एनकाउंटर में मौत हुई है, और जब वो तीनों कातिलों को उसने देखा था तब चिल्लाया था। उसके बाद से वो बिल्कुल गुमसुम है, वो ना किसी से बात कर रहा है, ना किसी से बोल रहा है, बस सिर्फ लेटा रहता है, रोता रहता है, और सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें पुलिस देखती रहती है। लेकिन अभी ये जो कहानी है वो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जो अतीक अहमद की पत्नी थी, जिसको पुलिस बता रही है कि वो एक सुल्ताना है, जितना अतीक की जो पूरी गैंग थी उतना ही जो शाइस्ता परवीन है उसको भी पता है, और हो सकता है कि कुछ ना कुछ घटना ज़रूर हो, इसीलिए पुलिस उन तीनों कातिलों के घरों पर पहुंच चुकी है सेफ्टी देने के लिए कि कहीं उनकी फैमिलियों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। उमेश पाल के घर के बाहर भी बहुत सारी पुलिस फोर्स लगी हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब कुछ होगा या फिर नहीं होगा, या फिर अतीक अहमद की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई? लेकिन अब जो भी होगा वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, या पुलिस करे या फिर कोई और करे। आप